हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हम 6th क्लास में एनसीईआरटी इतिहास को पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अध्याय 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। तो गली के बच्चे क्या कहते थे? भूतहा घर, मतलब भूतों का घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस चैप्टर को और पता लगाते हैं जसपाल और हरप्रीत के आश्चर्य होने को लेकर कि वो पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। इसी के उत्तर को देखते हुए, ठीक है। तो शुरू होती है हड़प्पा की कहानी, ठीक है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। आधुनिक कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो उस वक्त पे इंजीनियरों को ये तो नहीं पता था ना कि कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छी सभ्यता बसी होगी। तो उन्होंने क्या करा? पुराने खंडर होने के नाते उन्होंने क्या सोचा कि इनमें से जो भी ईंटें हमारे काम की हैं, तो उसे क्या कर दो, रेलवे लाइन बिछाने में काम में ले आते हैं। तो उन्होंने क्या करा? उसे इस चीज में इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से क्या हुई, वहां की पूरी इमारतें क्या हो गई? नष्ट हो गई। आगे देखते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तो कितने साल पहले? 80 साल पहले। और वहां पर रेलवे लाइन कब बिछाई गई उन खड्डरों के ईंटों से? वो 150 साल पहले, ठीक है। और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। उपमहाद्वीप, जो मैं पहले चैप्टर में ही आपको बता चुका हूं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा स्थल की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो कितने साल पहले? 4700 साल पहले हुआ था। अगर हम तिथि को निकालते हैं, अगर ईयर निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था 4700 में से 2000 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 2700 ईसा पूर्व क्या हुई थी? हड़प्पा सभ्यता बसी थी। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, 2350 ईसा पूर्व भी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, इसको देख लेते हैं पहले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं, ठीक है। जो भी ये सारे नगर हैं, ये सब के सब कहाँ मिले? पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है, ठीक है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ये सभी चीज यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। कहाँ कहाँ से? तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो है, सुक्काको है, चन्हुदड़ो, गंवेरी वाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। ये सभी क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है, नगर हैं। चलिए देखते हैं आगे। इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब इन नगरों की विशेषता क्या थी उनको भी हम देख लेते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। तो पश्चिमी वाला भाग जो था, ठीक है, पश्चिमी वाला भाग जो था वो क्या बना था? ऊंचाई की तरफ को बना था, और जो पूर्वी भाग था वो क्या था? निचले जगह पे था।
ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी इलाका था इधर, ये वाला पश्चिमी इलाका जो था वो क्या था अपने आप में, वो छोटा था, लेकिन कहाँ बना था, ऊंचाई पे बना था, ऊपर वाली साइड पे बना था, ठीक। और जो पूर्वी भाग था वो क्या था, बहुत बड़ा था लेकिन नीचे साइड में बना था, ठीक। तो और ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता, निचले वाले हिस्से को क्या कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। इसको आपको याद रखना है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। तो सोचिए उस वक्त पे दीवारें कितनी मजबूती से बनाई जाती होंगी, जिनकी वजह से अभी भी उनके खंडर क्या रहे, जीवित साक्ष्य में बने रहे, ठीक है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो बस एक पॉइंट यहां से मिलता है आपको, महान स्नानागार कहाँ स्थित है, महान स्नानागार स्थित है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर यहाँ पर स्नान किया करते थे। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार पे, ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, ठीक है। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला हुआ है, अग्निकुंड मिले हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा और लोथल से। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हुए हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले, भंडार गृह भी मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, यह है महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिला हुआ स्नानागार है। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी से उतरने के लिए, ये भी सीढ़ी से इस साइड से भी उतरने के लिए दो रास्ते थे। और ये पूरा का पूरा जहाँ पर पानी रखा जाता होगा और विशिष्ट लोगों द्वारा यहाँ पर विशेष अवसरों पर क्या करा जाता होगा, स्नान किया जाता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए एक व्यक्ति है जो यहाँ पर ईंटों की चुनाई कर रहा है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर ईंटों की चुनाई की गई है, चिनाई जो करी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो सभी चीज़ों का, चाहे वो घर हो, नाले हो, सड़कें हैं, उन सभी का निर्माण क्या होता था, योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आज की तरह नहीं कि घर पहले बन रहे फिर नाले कभी और बनते हैं, सड़कें अलग ही बनती हैं। जब सड़कें बन जाती हैं नालियों के लिए, फिर सड़कें खोदनी पड़ती हैं। तो उस वक्त पे योजनाबद्ध तरीके से इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जा सकता था। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है वो इतनी ज़्यादा विकसित थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से की जा रही थी और होती थी, ठीक है। और बात कब की है, 4700 वर्ष पहले की बात है, ठीक। नगरीय जीवन, आगे देखते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, ठीक है, राजा थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने
कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो लोग बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे, ये हमने पहले 2 चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि वो लंबी यात्राएं करते थे, एक दूसरे के विचारों को जानने की जानना पसंद करते थे, ठीक है ना, एक दूसरे के विचारों को जान पाते थे। और इसमें क्या बता दे रहा है कि सुदूर देशों से भी यहाँ पर किस्से कहानियां लाई जाती थी और दूसरों व्यक्तियों को सुनाई जाती होंगी कि उस देश में तो ये चीज़ें अलग हैं हमारे देश से, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें होती होंगी उस वक्त पे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है। ये सड़क और नाला है यहाँ पर, ठीक है। ये नालियाँ, ये सड़क है, ये नालियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। सड़क और नाली है। अगला है कुआं, ठीक है। यहाँ पर कुआं बना हुआ है, हड़प ये वाला, ठीक है, ये कुआं बना हुआ है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर दी हुई है, ठीक, ये मोहर दी हुई है। और क्या लिखा हुआ है इस मोहर में? इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, यही वाला प्राचीनतम उदाहरण है। और जो ये लिखा हुआ है, ये चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। अभी तक इस बारे में पता नहीं लग पाया है। हालांकि इतिहासकार और पुरातत्वविद इसको पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी विद्वान लोग हैं इसको पढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि इसके बारे में पता लगे और इतिहास को और अच्छे से जाना जा सके, ठीक है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के ये खिलौने हैं जिससे बच्चे खेला करते होंगे, ठीक। आगे देखते हैं, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और क्या है, फलक हैं। मनके, बांट और फलक। मनके हैं, देखो मनके, सॉरी ये क्या है, ये हमारे बांट है, ठीक है। ये क्या है, ये बांट है। मनके ये हैं, देखिए ये मनके हैं और ये फलक है, ठीक। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें दी हुई हैं, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, काले रंग से जो डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के क्या करते थे, बर्तन बनाते थे, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ऊपर जो ये दिया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया, पत्थर के बांट, ये क्या थे, पत्थर के बांट थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया होगा। कौन से पत्थर? चट पत्थर से क्या बनाए गए थे, बांट बनाए गए थे। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, ये जो हैं ये मनके दिए हुए हैं। इन्हें कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है। इन्हें किससे बनाया गया था? कार्नेलियन पत्थर से बनाया गया था। बांटों को किससे बनाया गया है? चट पत्थर से बनाया गया है, इसे याद रखना है। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। ये क्या है? धारदार फलक बनाए गए हैं। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कढ़ाईदार वस्त्र पहने महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। तो ये देखिए, ये है कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति, ठीक है। आगे देखते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई होगी। तो कपास की खेती सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। पकी मिट्टी तो आप जानते ही हैं। फेंस अभी हम जानेंगे कि क्या होता है फेंस, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब विशेषज्ञ क्या होता है जी? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। जो अभी
हमने देखी थी, चित्र जो देखा था, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, तो महिला और पुरुष शायद दोनों ही इस काम में दक्ष रहते होंगे कि वो इतनी अच्छी मूर्ति वगैरह बना लेते होंगे। अब फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, बालू के स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। और फेयंस से क्या क्या चीजें बनाई जाती थी? फेयंस से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो इन चीज़ों का तो जैसे कपास वगैरह हैं या फिर कच्चा माल है, उनको क्या करते थे वो लोग खुद ही उनका उत्पादन कर लिया करते थे। लेकिन जो बहुमूल्य चीज़ें होती थी उनको वो क्या करते थे? आयात करते थे, मतलब दूसरी जगह से लेकर के आया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हड़प्पा के लोग। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको नोट डाउन करना है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो तांबे का जो आयात है, तांबा जो लेके आते थे हड़प्पा के लोग, वो कहाँ से कहाँ से? राजस्थान और ओमान से लेकर के आते थे। ठीक है, ओमान कहाँ? पश्चिमी एशियाई देश है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? तो वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन कांसा जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? तांबे और टिन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तांबे और टिन से कांसा बनाया जाता है। और यह जो आयात किया जाता था टिन, वो कहाँ से किया जाता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। ठीक है, आधुनिक कर्नाटक से आयात किया जाता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी को आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ठीक, आगे देखते हैं आगे है, ये देखिए खिलौना दिया हुआ है, यहाँ पर ये मोहर दी हुई है। ठीक, खिलौने और मोहर के चित्र हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो हल का प्रयोग के बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हल के खिलौने ज़रूर मिले, जिससे यह हम गैस कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या करे जाते होंगे? हल का प्रयोग भी किया जाता होगा। और पानी की सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी का क्या करा जाता होगा? संचय करके रखा जाता होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण
गुजरात में क्या है, हड़प्पा कालीन नगर मिले होंगे, उन्हीं का थोड़ा बहुत निरीक्षण हम अब करेंगे। कच्छ के इलाकों में खदीर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना धौलावीरा नगर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ठीक है, जमीन क्या थी, उपजाऊ थी और साफ पानी मिल भी जाता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ लेते हैं हम, पश्चिमी एरिया, जो पश्चिमी क्षेत्र था और पूर्वी क्षेत्र था। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र क्या था, ऊंचाई पे स्थित था, लेकिन वहाँ पर वो क्या था, कम जगह पर स्थित था। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र जो था वो क्या था, ज़्यादा था और निचली साइड पे बसा हुआ था। ठीक, और वहीं पर ही अगर हम धौलावीरा की बात कर रहे हैं तो धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, बाकी सब नगर तो 2 भागों में बटे थे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और धौलावीरा कितने भागों में, 3 भागों में बटा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केवल और केवल धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ नगर था हड़प्पा सभ्यता में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थानों पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। भंडार गृह कहाँ से, लोथल से मिला हुआ है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप क्या है, मिले हैं। तो मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या हुई है, मिली हुई है। ठीक, तो लोथल क्या है, एक नगर है जो कि गुजरात में बसा हुआ है, और लोथल से ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लोथल का बंदरगाह। तो लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिए, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो ये लोथल का एक बंदरगाह है जहाँ पर नाव रुकती होंगी, माल को चढ़ाया उतारा जाता होगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है, कहाँ, लोथल में ही, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिलते हैं। तो लोथल बंदरगाह कहाँ पर है, एक तो बंदरगाह मिला हुआ है, एक मनके बनाने के कारखाने भी वहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर, लोथल में ही। ठीक, अगला देखते हैं, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या फिर मोहर बंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ठीक है, थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की ये मोहरबंदी होती थी, एक मिट्टी होती थी और इस तरीके से क्या कर दिया जाता होगा, मोहर लगा दी जाती होगी। ठीक है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो मतलब गुप्त रूप से अगर कोई राजा दूसरे किसी को कोई सूचना दे रहा है तो इसी तरीके से वो क्या होती होंगी, जाती होंगी। ठीक है, ताकि उसकी जो सील है, ठीक है, मोहरबंदी है, वो क्या ना हो, खुल ना सके। ठीक है, अगर खुली गई तो उसके साथ छेड़छाड़ मानी जाएगी। ठीक, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके जो पेपर होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं, उनको वो कैसे आते हैं, मोहरबंदी में तो आते हैं, सील पैक्ड आते हैं। अगर वो सील खुली हुई पाई जाती है तो उसमें यह पता लग जाता है कि इसके साथ क्या हुई है, छेड़छाड़ हुई है पेपर्स के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले के लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। सभ्यता, आगे देखते हैं, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक इन लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। अब यह सब क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ भी पता नहीं है किसी भी विद्वान को। कुछ विद्वानों का कहना, अब हर विद्वान का अलग अलग मत है इस बारे में। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी,
अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम अगले अध्यायों में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का बहुत अच्छी तरीके से विकास होता है, विकसित होते हुए चले जाती है। और किस तरीके से उसका विनाश हुआ, इसके बारे में एग्जैक्टली रूप से यह कोई भी विद्वान डिसाइड आज तक नहीं कर पाया है कि किस तरीके से उसका विनाश हुआ होगा, इतनी अच्छी सभ्यता का, इतनी विकसित सभ्यता का। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है अन्यत्र, इसको भी हम क्या करेंगे, देख लेते हैं अन्यत्र को। ठीक, अन्यत्र, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या बनाया, पिरामिड, मकबरे बनाए, उन्हें ही पिरामिड कहा जाता था। पिरामिड के रूप का एक आकार दिया जाता था मकबरों को। ठीक है, तो ये है पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिडों की सभ्यता भी कहा जाता है किस, कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र जो देश है वो कौन सी नदी के तट पर बसा है, नील नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था। तो जो इन मकबरों में दफनाए जाते थे लोग, उन्हें क्या कहा जाता था, ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो मिस्र क्या करता था, जो दफनाने की परंपरा थी उस पर क्या करता था, बहुत ज्यादा खर्च किया करता था। ठीक है, और पिरामिडों वाली सभ्यता किसे कहा जाता है, इसे कोई कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को कहा जाता था। और पिरामिडों में जिन जिन लोगों को दफनाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, ममी कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आज का ये चैप्टर क्या होता है, हमारा क्या होता है, चैप्टर ये वाला समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। ये जितनी भी मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, ये सभी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, उन्हीं से हम सभी का क्या हो सकता है, बेसिक्स क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे बेसिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। ठीक, इसको आप ज़रूर समझेंगे और ऐसे ही अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, और जो जो मैं चीज़ें पढ़ाते रह रहा हूँ आपको क्या करनी है, नोट डाउन करते हुए चलनी है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।